Hello everyone, this is Gautam Singh from Ambika Physics YouTube channel and welcome to all of you. आज के क्लास में बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ, जो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक मेजर पोर्शन है। तो चलिए आइए आज पहले आपको बताऊं कि आज के क्लास में डिस्कस क्या करना है। आज के क्लास में बेटा क्या डिस्कस करना है, आज डिस्कस करूंगा कूलम्ब्स लॉ। और ये कूलम्ब्स लॉ आपको पता है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का जो है, चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है, कूलम्ब्स लॉ का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग और भी जो कंसेप्ट हैं सबको वन बाय वन करके मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। आप क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक आप नीट अपियर करने जा रहे हो या जेई आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या सीयूईटी जो है ना आपको एग्जामिनेशन अपियर करना है, तो ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो एकदम से फंडामेंटल से होगा बेटा, सब चीज़ अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को तुम अच्छे से वॉच करो, साथ में नोटबुक लेकर के बेटा जरूर बैठिए। मैं वीडियो को जो है ना अच्छे से स्लाइड बाय स्लाइड समझाते जाऊंगा और आप उसका एक नोट्स बनाते जाना। तो चलो आओ स्टार्ट कर लो। तो आज की क्लास में समझना है सबसे फर्स्ट, देखो कूलम्ब्स लॉ बेटा, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। जैसा आप जानते हो, यदि कोई चार्जेज है, सपोज एक ये पॉजिटिव चार्ज है और यदि हम एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज दिखा लें, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्जेज पॉइंट चार्ज अभी कंसीडर करना है, तो बता दो तो बेटा क्या होगा, इन चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ऑब्वियस सी बात है, यदि चार्जेज लाइक हो, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करती है। यदि ये माइनस माइनस होगा तो इसके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेज यदि हो, अनलाइक चार्जेज क्या होगा, तो एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो अपोजिट चार्जेज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ऐसे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्स होते हैं, इस फोर्स को हम कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब रही क्या, इस फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सपोज एक चार्ज 1 कूलम है, दूसरा चार्ज 4 कूलम है और दोनों को कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रखें, तो दोनों के बीच यदि हम 2 मीटर डिस्टेंस बोल दें, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगती है उस फोर्स को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये कूलम्ब्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, इन कूलम्ब के द्वारा एक लॉ दिया गया, जो है इन कूलम्ब के द्वारा लॉ दिया गया। देखो बेटा, यही कूलम्ब साहब है, ये साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा चार्जेज के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होता है, उसको जो है मेजर करने के लिए एक फार्मूला दिया गया। और उस फार्मूला, ये फार्मूला क्या है, तो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये एक एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला निकला है। तो इसी को डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से बेटा। देखो, जैसा कि आप जानते हो, ये जो कूलम्ब्स लॉ क्या है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1785 बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। ये कूलम्ब साहब हैं, इनके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूजन जो निकला, उसी को इन्होंने अपने लॉ में रखा। एक्चुअल में ये जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ या सिंपली कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है दैट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट। जो चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं, उसके बीच जो फोर्स होती है, उसी फोर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करती है।
तो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कन्वेंशनली कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होते हैं उसको कन्वेंशनली क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं। तो आओ बेटा, आज आपको इस कूलम्ब्स लॉ का डिटेल्स आपको अच्छे से समझाता हूं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। यदि आपके काम का वीडियो हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जरूर टच कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसमें आगे मैं बढ़ूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसका एक जल्दी से नोट्स तैयार कर लीजिए। बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए। चलिए, यदि आप इसको जो नोट कर लिए तो आते हैं हम लोग काम की चीज पर। तो कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स लॉ को समझना है, तो कूलम्ब्स लॉ को समझना है तो बेटा देखो, यहां हम दिखा रहे हैं, सपोज ये फर्स्ट चार्ज क्या दिख रहा है? माइनस क्यू है। यहाँ बेटा ये फर्स्ट चार्ज जो दिख रहा है ये माइनस क्यू है, माइनस Q1 है, और सेकेंड चार्ज क्या है बेटा? प्लस Q2 है। दोनों चार्जेज के बीच कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। याद रखना है, चार्ज Q1 हो या Q2 हो, ये चार्जेज क्या है? पॉइंट चार्जेज हैं। पॉइंट चार्जेज किसको कहेंगे? बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है पॉइंट चार्ज के लिए कि पॉइंट चार्ज किसी पार्टिकल्स को कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्ज हम वैसे चार्ज को कह सकते हैं जिस चार्ज की साइज दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस से क्या हो जाए? नेग्लेजेबल हो जाए। यदि चार्ज की साइज इस डिस्टेंस r के रेस्पेक्ट में नेग्लेजेबल हो तो वैसे चार्ज को हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। जैसे देखो बेटा, यदि तुम नाइट में खुले आसमान को देखो, स्टार दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं ना, तो यहाँ से देखने पर जो तारे क्या होता है? एकदम पॉइंट लाइक दिखता है। तो क्या तारा पॉइंट होता है? स्टार क्या पॉइंट लाइक होता है? नहीं, वो तो बहुत ही बड़ा होता है। बट यदि डिस्टेंस से देखा जाए तो हम लोग दूर से देखते हैं, इसलिए वह क्या दिखता है? पॉइंट लाइक। उसी तरह से बेटा, यदि चार्ज का साइज, चार्ज पार्टिकल्स का साइज उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लेजेबल हो तो ऐसे चार्ज को क्या कंसीडर करना है? पॉइंट चार्ज। तो आओ, ये फर्स्ट चार्ज है माइनस Q1 और ये सेकेंड चार्ज है प्लस Q2। तो इसके बीच यदि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या पता है? अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो इस पर जो फोर्स लग रही है Q1 पर, ये F12 लिख रहे हैं, और Q2 पर भी Q1 फोर्स लगाएगी। नहीं, यदि Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर तो Q1 Q2 को भी अट्रैक्ट करेगी। तो ये फोर्स F12 और ये फोर्स F21 है। सेम इसी तरह से अब क्या है बेटा? ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तुम चाहो तो यहाँ एरो हेड लगा लो। अब यहाँ भी चार्ज देखो, ये दोनों पॉजिटिव है, ये Q1 है, ये फर्स्ट चार्ज मेरा Q1 है, और ये सेकेंड चार्ज भी पॉजिटिव है Q2। तो यदि लाइक चार्जेज होते हैं तो लाइक चार्जेज के बीच बेटा क्या पता है? रिपल्सन होगा। अब देखो, Q2 Q1 को रिपेल कर रही है किस फोर्स से? F12 से। तो Q1 भी Q2 पर उतना ही अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगी, और यहाँ दोनों के बीच सेपरेशन R है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस फोर्स को, ये जो चार्जेज के बीच फोर्स है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है या रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसलिए इस फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी कह सकते हैं। और एक बात क्या है बेटा, ये जो दोनों फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस चार्ज बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। तो ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्सेस होती है, इसलिए इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी नाम देते हैं। तो आओ बेटा, सबको वन बाय वन करके जो है ना बताते हैं। इस पर कूलम्ब्स के द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट करके पाया गया, पहले उसको समझा दूं। इसका स्टेटमेंट क्या है?
कहता द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहेंगे, चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस को कहेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस देम मीन्स ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगती है ये फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए तो इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। तो अब इसको और भी डिस्क्राइब करने के लिए हम ऐसा मान लें, consider 2 point charges q1 and q2 are separated by a distance r as shown in the figure। यदि फिगर में जो दिखाया गया है इस तरह से हम दिखा दें और इस फोर्स को तुम F बोलो तो ये भी फोर्स F ही होगा, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ये फोर्स बेटा F है तो ये भी फोर्स मैग्नीट्यूड में F ही होगा, केवल डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो चार्जेज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्या बोला गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, समझो क्या बोला गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के प्रोडक्ट के। और जो है क्या और क्या पाया गया, ये फोर्स दोनों चार्जेज के बीच डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। मीन्स डिस्टेंस यदि बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगी और डिस्टेंस घटा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। यदि सेपरेशन बढ़ाओ तो फोर्स डिक्रीज करेगी और सेपरेशन घटाओ तो फोर्स इंक्रीज करेगी। मीन्स यहाँ देखा गया एक्सपेरिमेंट से ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कूलम्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया। तो यहाँ से अब या इसी को हम यहाँ लिख लें, देखो तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये क्या कहा जा रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, and this force is also inversely proportional to the square of the separation between them। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम इन कंबाइंड क्या लिख सकते हैं, इन कंबाइंड above statement can be written as F proportional to Q1 into Q2 upon R square, ये लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को छोड़ेंगे तो हमें क्या करना होगा, मैथ क्या बताती है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को, इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखेंगे तो ये बन गया। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको बेटा तुम चाहो तो इक्वेशन थर्ड कर लो, इसको चाहो तो इक्वेशन थर्ड कर लो। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ के को तुम क्या कह सकते हो, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखो बेटा इस के का वैल्यू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में डिफरेंट होता है। तो पहले हम आपको सिखा देते हैं यहाँ कुछ चीज़ें अब आपको नोट में याद रखना होगा। क्या सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का देखो बेटा यूनिट एंड डायमेंशन हम क्या लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ यदि देखा जाए तो के का यदि एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ के, देखो तो बेटा के का एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा। अब देखना
फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ध्यान देना और समझना, न्यूटन। अब ये डिस्टेंस है, इसका होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। इधर जाएगा तो ये क्या न्यूटन में मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इसका कूलम इनटू कूलम। इसको लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कूलम स्क्वायर। तो के का जो एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब डायमेंशन यदि लिखना होगा इसका, डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, तो के का डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा। देखो डायमेंशन को हम ये जो है ना डायरेक्ट लिखते हैं, फिर आपको समझाते भी हैं। तो ये हो जाएगा m L3 T-4 A-2, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। अब कैसे आएगा, तो आइए आपको थोड़ा सा रफ करके बता दें। यहाँ से देखो के को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड से देखना बेटा, इक्वेशन थर्ड से के को क्या लिखा जा सकता है, तो के को लिख सकते हैं हम F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। अब यदि बेटा इसमें क्या कर दो तुम, F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यदि डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हो, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L2, और डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होता है AT, और इंटू क्या हो जाएगा AT। तो इसको यदि तुम सिंप्लीफाई करते हो तो इसके का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। इसको निकालिए तो ये क्या निकलेगा, तो के का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा इस तरह से, ये m, इसको सिंप्लीफाई करो, L इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा L3, उसके बाद देखो T इंटू T2 ऊपर जाएगा तो T का पावर -4 हो जाएगा, A इंटू A2 ऊपर जाएगा A-2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ रहा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको अच्छे से जो है ना नोट कर लीजिए, इसका आप अच्छा नोट बनाते जाइए। जल्दी से बेटा इसको नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए इसमें बढ़ते हैं आगे और अब बताते हैं आपको ये जो के है, के का डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू डिफरेंट होता है। The value of k is different in different system of unit, in different system of unit। देखो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में के का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ दो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करना है। सबसे फर्स्ट आपको समझना है कि सीजीएस सिस्टम में हम के का वैल्यू क्या लिखते हैं और एसआई सिस्टम में के का वैल्यू क्या लिखते हैं। तो आइए बेटा आपको हम समझाएं कि ये सीजीएस सिस्टम, सबसे फर्स्ट आपको ये डिस्कस करना है सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम, in CGS system of unit, देखो बेटा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में जो K है, K का वैल्यू क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है 1/k, या तुम इसी को लिख सकते हो 1/εr। तो ये लिखा जाता है CGS सिस्टम में। अब देखो इसको, इस स्मॉल के को हम क्या कहेंगे, स्मॉल के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी,
परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देखो बेटा दो चार्जेज के बीच जो फोर्स होते हैं मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अब डिफरेंट मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ एक्चुअल में के सिंबल यूज होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, और ये इप्सिलॉन आर है बेटा, इप्सिलॉन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी को बताता है। हम यहाँ से के लिखें या इप्सिलॉन आर लिखें, ये सेम ही है, के लिखें या इप्सिलॉन आर लिखें, ये सेम ही है। अब यदि हम एसआई सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे तो ये कूलम्ब्स लॉ देखो क्या हो जाएगा। इन दिस सिस्टम Coulomb's law is written as इस सिस्टम में देखो तो Coulomb's law को हम क्या लिखते हैं, तो Coulomb's law होता है F इक्वल्स 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फार्मूला बेटा, ये फार्मूला आपको यूज करना है कब, जब दो चार्जेज किसी मीडियम में हो। इसको तुम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हो। ये क्या होता है, जब चार्जेज किसी मीडियम में हो, इन अ मीडियम, तो तब उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता रहती है, तो वहाँ आप ये फार्मूला यूज करो। लेकिन यदि हम यहाँ देखें क्या, किसके लिए, फोर वैक्यूम और एयर के लिए के का वैल्यू या इप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है बेटा। वैक्यूम या एयर के लिए के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा फ्री स्पेस का, वैक्यूम का या एयर का, वह कितना होता है, 1 होता है। तो यदि हम वैक्यूम में फोर्सेस को लिखेंगे तो बताओ तो यहाँ के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1/1 खत्म। तो ये क्या बचेगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में जब भी लिखेंगे हम कूलम्ब्स लॉ को, तो इसके लिए ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। इन एयर और वैक्यूम कहेंगे। यदि चार्जेज किसी मीडियम में रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और चार्जेज जो है ना किस में रहे, वैक्यूम या एयर में रहे, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ बेटा जो एक हम मार्का लगा लिए हैं एफ नोट समझना है, यह वैक्यूम में है। और देखो यदि हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5th डिवाइडेड बाय 4th वी गेट, देखो तो इक्वेशन जो है 5th को यदि 4th से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 5th को डिवाइड करना है F0 अपॉन F, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 1/K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा K। और यहाँ से बेटा हम क्या देखेंगे, यहाँ क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये K जो होगा, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा F0 अपॉन F के इक्वल होगा। ये भी बेटा इम्पॉर्टेंट जो है ना रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। आई होप कि आपको जो है ना ये समझ में आया। जब भी हमें सीजीएस सिस्टम में जो है डिस्कस करना होगा कूलम्ब्स लॉ को, सीजीएस सिस्टम में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K का वैल्यू हम 1/ε मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में लिखते हैं। और इस तरह से सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ को हम इक्वेशन 4 मीन्स किसी मीडियम में चार्जेज होगा, या इक्वेशन 5th यदि किसी एयर और वैक्यूम में चार्जेज होगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे।
और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन यहां से मिल जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, तो ये फोर्सेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्सेस इन द गिवन मीडियम, तो इसके रेशियो के ही इक्वल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो चलो बेटा, मैं इसको आप जो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जल्दी से एक नोट्स लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स लिखिए बढ़िया से। चलिए, यदि आपको ये समझ में आ गया तो अब इस पर हम एक एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं। ये एग्जाम्पल बताना, एक एग्जाम्पल केवल बताना बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सपोज ये चार्ज कितना है, एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज ले लें कितना, 10 ESU। ESU बेटा क्या है, ये +10 ESU है। एक दूसरा पॉइंट चार्ज है बेटा, ये कितना है, इसको हम ले लेते हैं -20 ESU। और यह कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज ये कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। और ये कहाँ हो, यदि ये उस मीडियम में हो जिस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी हो जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 हो, तो इस दोनों चार्जेज के बीच जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between द चार्जेज। इस चार्जेज के बीच जो है फोर्स कैलकुलेट करना है। देखो बेटा क्लियर है ना, फर्स्ट चार्ज मेरा क्या है, 10 ESU, सेकेंड चार्ज क्या है, माइनस इसको 20 मान लेना बेटा, ये क्या है, -20 ESU। और दोनों चार्जेज के बीच सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो और जिस मीडियम में चार्जेज रखा हुआ है उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, 4 है। तब आपसे पूछा जा रहा है इस चार्जेस के बीच फोर्स बताइए क्या होगा। तो यहाँ यदि हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो बेटा, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अभी क्या बताए कि ये फर्स्ट चार्ज है Q1 और ये सेकेंड चार्ज है क्या, Q2। तो दोनों चार्जेज जो है ना अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस दोनों के बीच डिस्टेंस यदि कितनी हो जाए, r हो जाए, तो अब यहाँ से जो दिया गया है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। गिवन बोलो Q1 कितना है, तो Q1 है मेरा कितना, +10 ESU। ESU सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का। और Q2 कितना है, तो Q2 है -20 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, 4। तो निकालना क्या है बेटा, आपको फोर्स निकालना है, फोर्स पूछा जा रहा है। तो फोर्स के लिए क्या फार्मूला पढ़े, यदि किसी मीडियम में चार्जेज हो तो तब इस फोर्स को लिखते हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल्स होता है 1/K Q1 × Q2/R²। क्या ये न, तो इसमें बेटा सारे वैल्यूज को आप पुट कीजिए। 1/4 Q1 का वैल्यू बता दो, Q1 का वैल्यू क्या है, 10 है, Q2 का वैल्यू 20 है। तो यहाँ फार्मूला में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 20 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो अब देखो बेटा, यहाँ से इस 4 से यह क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जबकि इस 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये बचा 5/10 मीन्स 0.5।
और अभी बताइए ये चार्ज और डिस्टेंस किस में है? सीजीएस सिस्टम में, और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन। ये डाइन हो जाएगा और ये आपका आंसर रहा। सीजीएस सिस्टम पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कूलम्ब्स लॉ पर बेस, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा जल्दी से आप इसको पॉज कीजिए और इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। वीडियो पॉज करो और इस एग्जाम्पल को जल्दी से नोट कीजिए या खुद से बनाइए। ओके चलिए हम लोग चलें इसमें। अब एसआई सिस्टम में समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है इसको। एसआई सिस्टम में बी पार्ट में लिखें, बी पार्ट में 1 मिनट। यदि हम बी पार्ट इसका डिस्कस करें, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो कूलम्ब्स लॉ, यही इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम ही यूज होता है अब, और एसआई सिस्टम में पता है बेटा आपको, एसआई सिस्टम होगा, एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, जबकि चार्जेज को मेजर किया जाता है Q1 एंड Q2 को मेजर किया जाएगा किसमें? कूलम्ब में। तो ये एसआई सिस्टम में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। देखो सी के तरह ये क्या है? इप्सिलॉन है, ये इप्सिलॉन है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो एसआई सिस्टम में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूलम्ब्स लॉ का है K, इसको हम जो है इरेशनल फॉर्म में लिखते हैं ताकि आगे गॉस लॉ जाके रेशनलाइज हो जाए, इसलिए इसको हम इरेशनल जो है नंबर के टर्म में लिखते हैं। अब आओ बताते हैं यहाँ इसमें ये क्या है, वेयर ये जो इप्सिलॉन दिख रहा है, इस इप्सिलॉन को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में चार्जेज होते हैं उस मीडियम की यह क्या है? परमिटिविटी क्या होती है? तो परमिटिविटी किसी मीडियम की वह प्रॉपर्टीज होती है जो डिसाइड करती है उस मीडियम में चार्जेज के बीच फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा जो है। तो यहाँ इसको देखो, ये जो इप्सिलॉन है, इस इप्सिलॉन को ऐसे लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है। जहाँ पता है बेटा ये एप्सिलॉन नोट को क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर कह सकते हो इसको, एयर। और इसका नोमेरिकल्स वैल्यू जो होता है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इसका ये वैक्यूम का या एयर का फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है वह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और देखो यहाँ जो इप्सिलॉन आर है, इप्सिलॉन आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको तुम चाहो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। इप्सिलॉन आर को तुम क्या कह सकते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, स्मॉल के जो अभी लिखे थे। और इस फार्मूला से देखो तो इप्सिलॉन आर का यदि हम फार्मूला बनाएं तो ये क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नोट। मीन्स किसी मीडियम के परमिटिविटी को यदि एयर के या वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो उस मीडियम का यह रिलेटिव परमिटिविटी देता है। तो ये तो बेटा हो गया परमिटिविटी की बात, और आपको समझ में आ जा रहा है कि जब भी हम एसआई सिस्टम यूज करेंगे, मीन्स फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में, चार्जेज को कूलम्ब में रखेंगे,
तो तब यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको एक इरेशनल टर्म में हम लिखते हैं। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, बट ये चीजें को आसान कर देती है। जब आप गॉस लॉ पढ़िएगा तो वहां गॉस लॉ रेशनलाइज हो जाती है यदि कूलम्ब्स लॉ को हम इरेशनल टर्म में यूज करते हैं। तो याद रखना है, एसआई सिस्टम यूज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन। ये क्या बेटा, इप्सिलॉन। यह मीडियम की परमिटिविटी होती है और यही परमिटिविटी डिसाइड करती है कि मीडियम में फोर्सेस क्या होगा। और ये जो फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट मीडियम में सेम चार्जेज यदि सेम डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो चलो बेटा आओ पहले आप इसको नोट कीजिए। पहले बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। और यदि इसको आप नोट कर लिए तो आइए अब आपको बताते हैं एसआई सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा। in this system of unit Coulomb's law is written as देखो तो बेटा कूलम्ब्स लॉ को क्या लिखा जाएगा, तो ये F इक्वल्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स हो जाएगा जहां K था, इसे लिखते थे ना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब K के प्लेस पर हमको क्या लिखना होगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन लिखना होगा। ये लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन, ये हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 7th हो जाएगा। ये किस में होगा, इन अ मीडियम। जब चार्जेज किसी मीडियम में हो तो उस चार्जेज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा उस फोर्स को हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यदि ये किस में हो जाए, एयर की बात करेंगे तो यहाँ F नोट लिखेंगे। और आपको पता है बेटा एयर की परमिटिविटी को किससे जो डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नोट से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे। ये Q1 Q2 अपॉन क्या लिखा जाएगा, R स्क्वायर। इसको हम फार्मूला नंबर कितना मान लेंगे, 8 हो जाएगा। ये फार्मूला नंबर 8 या किसके लिए है, इन एयर और वैक्यूम। जब चार्जेज एयर में हो या वैक्यूम में हो तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो तुम यहाँ से इसका वैल्यू याद रखना, ये बहुत जरूरी है। ये नोट में आप बेटा याद रख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होगा। इसको इजी है, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो 4 बता दो कोई, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7। एप्सिलॉन नोट अभी बताए, एप्सिलॉन नोट क्या था, 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट भी याद रखना, यूनिट लिखने के लिए भी सिखाएंगे। तो ये होता है कितना, 8.85 × 10⁻⁻12। और बेटा इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू लगभग क्या आ जाता है, तो 9 × 10⁻⁹। और इसको लिखेंगे ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये बेटा आप याद रखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। इसको भी आप याद रखो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जो है आप इसका नोट बना लो बेटा। इसका पहले आप नोट बना लो जो है। चलिए, ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा परमिटिविटी का जो है, इप्सिलॉन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन।
देखो बेटा, इप्सिलॉन का यूनिट और डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं इसको सीख लीजिए। इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है किसी मीडियम का। इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? तो अभी हम लोग क्या देखे, के इक्वल्स होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। तो बोलो तो बेटा इप्सिलॉन इक्वल्स क्या लिखेंगे? 1/4 पाई इंटू के। के यहाँ कैपिटल के है, डाइलेक्ट्रिक ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो अब यदि हमको डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन, तो बोलो तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 का डायमेंशन 1, ये 4 पा है, इसका तो डायमेंशन होता नहीं है, 1 हो गया। अब के का डायमेंशन फार्मूला पीछे पढ़ चुके हो, ml3t-4 एंड a-2, ये डायमेंशनल फार्मूला है। और इसको जब तुम सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये क्या आ जाएगा? m-1 l-3t-4a2, ये बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो हम कहाँ से? इसी फार्मूला के हेल्प से इसको लिखे, जहाँ की के का डायमेंशनल फार्मूला, इस के का डायमेंशनल फार्मूला पीछे से पढ़ा हुआ है ml3t-4 a-2। तो इसी को यहाँ यूज कर लिए, इप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला लिख लिए। यदि अब इसका SI यूनिट लिखना होगा, SI यूनिट ऑफ इप्सिलॉन, तो देखो यहाँ इसका यूनिट नहीं, इसका यूनिट नहीं, तो ये नंबर का तो यूनिट होता नहीं है। के का SI यूनिट अभी लिख करके दिखाए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी का रेसिप्रोकल कर लो तो क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा दोनों इम्पॉर्टेंट है, इस दोनों को आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। तो कूलम्स लॉ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा यूनिटलेस डायमेंशनलेस होते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी होते हैं, वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होते हैं। बट ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है इप्सिलॉन, इसका यूनिट और डायमेंशन आप याद रखो। और यदि एप्सिलॉन नोट बोल दे, एप्सिलॉन नोट, तो इसका ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आप इसको याद रखो जो है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जा रहा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे मैं लिखा हूं वैसे आप भी इसका नोट बना लो, और वीडियो आपको समझ में आए, आपके काम की वीडियो है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब कुछ एग्जाम्पल की ओर। पहले तो आपको जो है ना ये बता दें, अभी हम क्या देखें, दो चार्जेज यदि है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है? Q2 है। तो दो चार्जेज है Q1 और Q2, तो दोनों चार्जेज के बीच डिस्टेंस हम क्या दिखा लेते हैं? R दिखा लेते हैं। यदि ये प्लस हो ये माइनस हो, तो दोनों के बीच जो है इक्वल अमाउंट का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा F। और इस फोर्स का जो फार्मूला क्या बताए? F इक्वल्स होता है K-Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो बेटा ये याद रखना है, ये इसका मेन फार्मूला हो गया। क्लियर है? ये समझ में आया। और ये जो K है, K का वैल्यू SI सिस्टम में अलग, CGS सिस्टम में अलग होता है। यदि हम CGS सिस्टम की बात करेंगे या SI सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे, तो दोनों में K का वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट लिखा जाता है। CGS सिस्टम में K का वैल्यू क्या लिखा जाता है? 1 अपॉन स्मॉल k। स्मॉल k को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जबकि SI सिस्टम में इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन लिखा जाता है। यहाँ इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है। तो इस तरह से यदि हमें SI सिस्टम में फोर्स को, CGS सिस्टम में फोर्स को लिखना होगा तो 1 अपॉन स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन क्या लिखना होगा? R स्क्वायर लिखना होगा। और यदि SI सिस्टम में लिखना होगा इसी फोर्स को, लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K है, K का वैल्यू
डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में डिफरेंट होता है। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इस तरह से जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं, जबकि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको हम परमिटिविटी के टर्म में लिखते हैं। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जा रहा है। तो चलो बेटा कुछ हम लोग यहाँ समझते हैं अब कूलम्बिक फोर्स के बारे में। कूलम्बिक फोर्स, ये कूलम्ब फोर्स जो होता है इसके बारे में सबसे फर्स्ट बेटा क्या हो जाए, यदि टू पेयर ऑफ चार्जेज हो, इन केस ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेज, किसी पेयर ऑफ चार्जेज के लिए क्या देखा जाएगा, दे एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। ये क्या होती है, मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, दोनों को प्लस मान लो या दोनों को क्या मान लो माइनस, ये एक को प्लस मान लो और दूसरे को माइनस मान लो। कहता है कि यदि ये इस पर जितना बड़ा फोर्स लगाएगा ये भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा। मीन्स ये 10 न्यूटन यदि लगा रहा है तो ये भी क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। सॉरी, यहाँ तो रिपल्सन होगा, या इसी को मिटा लेते हैं, यहीं दिखा लेते हैं, इसको हम माइनस दिखा लेंगे। तो याद रखना है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्स होता है तो ईच चार्ज अदर चार्ज पर क्या होता है, सेम अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करता है। दे एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, जो है ईच अदर। और बेटा क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, अभी हम बताए क्या, ये फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। ये प्लस Q1 दिखाए, ये माइनस Q2 दिखाए, Q1 को इधर अट्रैक्ट करेगा राइट वार्ड, तो Q2 को इधर अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वार्ड। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यदि हम यहाँ इसको दिखा लेते हैं प्लस Q1 और इसको दिखा लें हम क्या, प्लस Q2, तो अब देखो क्या होगा, ये इधर होगा फोर्स, तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा। ये लेफ्ट वर्ड है तो ये क्या होगा, राइट वर्ड होगा। तो ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा ये चीजें आपको याद रखनी होगी। और नेक्स्ट आपको क्या जो है इसमें समझना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करती है, ये फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, तो यहाँ जो फोर्सेस होंगे, फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग ही होगा, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगती है। इसलिए ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। टू बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगी तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ये बेटा आपको समझना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बेटा क्या है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। मीन्स जितना बड़ा फोर्स Q1 पर लगता है उतना ही अमाउंट का फोर्स Q2 पर लगता है, बट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे फोर्सेस के पेयर को क्या कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। और जो प्रूव करता है कूलम्ब्स लॉ ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। आई होप कि आपको ये बेटा अच्छे से समझ में आ जा रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बिहेव्स एज सेंट्रल फोर्स। बताए जो सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट्स along the line joining the bodies, line joining the जो है ना सेंटर ऑफ द बॉडीज। यदि जो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्सेस लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये जो कहलाता है सेंट्रल फोर्स जो है। और देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बिहेव्स एज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे, जिस फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, कोई यदि इस फोर्सेस को, ये सपोज इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी है, अब एक पाथ यहाँ से यहाँ आने का है और दूसरा पाथ यहाँ से यहाँ आने का है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन देखेंगे फर्स्ट पाथ के
अलोंग या सेकेंड पाथ के अलोंग, तो ये वर्क डन क्या होगा, ईच पाथ में सेम ही होगा। ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और वैसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस नेचर की है, तो ये कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जा रहा है। अब एक प्रॉपर्टीज और बेटा याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। मीन्स जिस मीडियम में चार्जेज रखी हुई है उस मीडियम पर डिपेंड करती है। मीन्स उस मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर या उस मीडियम के परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। यदि मीडियम इंसुलेटिंग है तो वहां डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर होगा और फोर्स वीक होगा। नहीं, यदि जो है ना मीडियम इंसुलेटिंग है तो वहां डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर होगा और फोर्स क्या होगा, वीक होगा। मीन्स डिफरेंट मीडियम में जो है ना फोर्स का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए हम बोलेंगे मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। आई होप कि आपको बेटा ये समझ में आया। इसमें हम लोग देखें क्या, ये कूलम फोर्स के रिगार्डिंग ये सारी पॉइंटें आपको अच्छे से नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। वीडियो यदि समझ में आए, आपके काम की वीडियो हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो ओके, अब हम लोग चलते हैं, फिर से चलते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। तो आप तैयार हो, पेन एंड पेपर लेकर के, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और तुम सॉल्व करके बताना। चलो बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू small charged particle, a small charged sphere having charges of 1 into 10 to the power minus 7 coulomb and 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 20 centimeter apart in air। बहुत ही आसान है, जिस क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आना चाहिए जल्दी से, क्विकली, फटाफट। आपको कुछ सेकंड देंगे, जल्दी से फट से आंसर करके बताओ। प्रयास करो बेटा, खुद से प्रयास करना होगा, केवल वीडियो वॉच करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत कीजिए। क्या बताए, आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आप अच्छा से नोट बनाते जाओ। अब बहुत ही फंडामेंटल वीडियो है, ये मान के चलो। इस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट बनाते गए, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए, तो आपकी बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो है चलिए देखिए, जो लोग भी सॉल्व कर रहे हो अच्छी बात है, और जिसको भी जो है कुछ दिक्कत है तो यहाँ समझना पहले मेरे साथ। देखो, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसका एक स्केच तैयार कर लें। तो कहता कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर। तो यहाँ टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर दिखाया गया। एक स्फीयर मैं ये दिखा लेता हूँ, दूसरा स्फीयर ये, इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ दिया गया, सेपरेशन में ये दिखा लेता हूँ। अब बेटा मैं पढ़ूंगा, इसमें फाइंड आउट करूंगा कि फर्स्ट चार्ज मेरा क्या है, क्या दिया गया है। गिवन फर्स्ट चार्ज कितना है बेटा, तो ये है 1 into 10 to the power minus 7 कूलम। सेकेंड चार्ज क्या है बेटा, Q2। सेकेंड चार्ज कितना है, 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। और डिस्टेंस क्या है, दोनों चार्जेज के बीच जो डिस्टेंस है, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अब देखो, तुम पढ़े हो, ये कूलम है, ये कूलम है, लेकिन यह किस में दिया गया, सेंटीमीटर में। तो यदि कूलम एसआई है तो हमको सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना होगा, एसआई में बदलना होगा। एसआई सिस्टम में बदलेंगे तो 20 सेंटीमीटर, बताओ क्या हो जाएगा, तो 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड करने दो, 100 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। और ये कहाँ रखा हुआ है, एयर में। एयर में मीन्स ये एफ नोट पूछा गया है। अब बताइए यहाँ क्या होगा, एसआई सिस्टम वाला फार्मूला यूज करोगे या सीजीएस सिस्टम वाला फार्मूला यूज करोगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको एसआई सिस्टम वाला फार्मूला यूज करना होगा। और आप जानते हो, वी नो दैट हम क्या जानते हैं,
एफ नोट जो होगा एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर होता है। और इसका वैल्यू बेटा याद रख लो, ये गेट बाय हार्ट कर लो, ये 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जल्दी से अब क्विक कैलकुलेशन कीजिए और मिलाइए, आंसर आया, कैलकुलेशन कीजिए और आंसर मिलाइए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू बता दो क्या है 1 इंटू 10⁻⁻7, 1 इंटू 10⁻⁻7। Q2 का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7 एंड आर स्क्वायर, आर क्या है बेटा 0.2 स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख लें इससे। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ से तुम यदि पॉइंट हटाते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो क्या आ जाएगा 10, और 2 से ये 2 क्या कैंसिल, और ये इस 2 से ये क्या हो जाएगा ये 5 टाइम कैंसिल। तो चलिए अब इसको लिख लीजिए। तो ये क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ क्या बच जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ -7 यहाँ 10 का पावर नहीं कुछ तो 1 + 1। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा यहाँ 45 इंटू 10⁻9 + 1, 9 + 1 ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 10 मीन्स -4, हमको ये आंसर लाना है। तो देखो ये -4 है, एक 10 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दो तो 4.5 हो जाएगा, और यहाँ 10 का पावर क्या बच जाएगा -3, और ये फोर्स निकला है किस में एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम फोर्स का क्या होता है न्यूटन। तो बताओ क्या आंसर मिल जा रहा है। ये बिल्कुल इजी है बेटा, तुम खुद से प्रैक्टिस करो। क्या बोलो, सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन और बनाओगे, तुम खुद से बना के दिखाओगे। मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन प्ले करता हूं, पहले तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो, और फिर से मैं क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को खुद से बनाना जो है। जल्दी से फास्ट करो, चलो चलो बेटा, फिर से आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम्पल है और एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ का। बेटा जल्दी से क्विकली इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। What is the magnitude of the electrostatic force that each proton exert on the other? ये आपको निकालना है और इसका आंसर आएगा बेटा ये 25.6 न्यूटन। जल्दी से फटाफट कीजिए, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करो। मीन्स 2 प्रोटॉन है, ये फर्स्ट प्रोटॉन तो इसको इसका चार्ज Q1 मान लो, ये सेकेंड प्रोटॉन इसका चार्ज Q2 मान लो, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना मान लो, दोनों के बीच डिस्टेंस r मान लीजिए, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस है तो इसलिए यहाँ क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। कुछ नहीं बोला जाए तो तुम फ्री स्पेस मान लो या वैक्यूम एयर मान लो। तो यहाँ बेटा क्या दिया गया है, ईच प्रोटॉन पर चार्ज तुम जानते हो कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन क्या है 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, दोनों एसआई सिस्टम में है। निकालना क्या है आपको, एफ नोट निकालना है। तो एफ नोट का क्या फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इससे बेटा देखो तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, सॉरी यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एफ नोट इक्वल्स 9 इंटू 10⁻9। बोलो क्या यही ना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, इंटू Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19 माइनस 19 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 30। देखो बेटा अब यहाँ से तुम सिंप्लीफाई करो, यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 9 से क्या हो जाएगा 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बच गया 16 इंटू 16, ये क्या होगा 256। 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दीजिए इंटू 10 टू द पावर, यहाँ बता दो अब क्या हो गया 38, ये हो गया 29, ये हो गया माइनस 29 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2.56 इंटू 10 और ये आ जाएगा 25.6 न्यूटन, ये आंसर होगा। तो बिल्कुल आंसर मिल जा रहा है। आई होप कि तुम खुद से ये किए हो, जिनसे नहीं हो पाया वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बेटा इसके बाद भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको बनाना। चलिए मैं एक क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ, इसको बनाना बेटा। इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, व्हाट इज द न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स क्या होगा जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी से बताओ इसको, एकदम क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को स्केच कीजिए। यहाँ 2 चार्जेज है, 2 चार्जेज है, Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है और दोनों पॉजिटिव है, तो इसके बीच इनिशियल में जो फोर्स है F1 है। बताइए तो यहाँ Q1 का वैल्यू क्या है, तो Q1 का वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, प्लस है, ये प्लस में है। Q2 का वैल्यू क्या है +4 माइक्रोकूलम, म्यू को माइक्रोकूलम बोलते हैं। और R का वैल्यू नहीं पता है बट F1 पता है। F1 कितना है बेटा, तो F1 दिया गया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन यहाँ से बताओ, तो इसको यदि लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स, ये तो 10 न्यूटन ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बट देखो एक चीज़ आपको समझना है, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइक्रोकूलम को पहले आपको कूलम में चेंज कर लेना होगा, तब जा कर के इसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ इसके बदले मैं क्या यूज करूँगा, चलो यहाँ एक स्टेप लिख लूँ, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इक्वल्स 10। मीन्स इसको सिंप्लीफाई कर लो तो R स्क्वायर इक्वल्स हो जाएंगे क्या, R स्क्वायर इक्वल्स हो जाएंगे 4 3 जा ये 9 4 जा 36, ये तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। तो ये तो आ गया R स्क्वायर का वैल्यू, ये 36 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो क्या किया गया 9। अब क्या किया गया,
ईच चार्ज में ऐड किया गया कितना, -6 माइक्रोकूलम। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ जो चार्जेज होगा इसमें यदि -6 माइक्रोकूलम ऐड कर देंगे तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश को यदि मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 3 - 6 इक्वल्स 3 - 6, ये क्या हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम। और सेकेंड चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 डैश को यदि मैं लिखूं तो इसमें इसको ऐड करूंगा तो 4 - 6 इक्वल्स -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस जो पीछे था सेम डिस्टेंस है, बट यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स अब एट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा F2। तो हमें निकालना क्या है, F2 निकालना है। तो F2 निकालना है तो बेटा बताइए F2 को कैसे निकालेंगे, फिर से तो लिखना होगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। चलिए जल्दी से इसमें फटाफट वैल्यू पुट कर लो। तो 9 × 10⁹ Q1 डैश, ये माइनस में है और दोनों माइनस में है तो यहाँ रिपल्सिव होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो जा रहा है, अभी भी ये रिपल्सिव फोर्स ही होगा। तो ये 3 माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट में R स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये लिख लीजिए 36 × 3 × 10⁻, क्या है बेटा -4। इसको रखिए और देखिए तो कैंसिल कीजिए तो क्या हो जा रहा है, 9 से ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये 3 तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो वैल्यू बच जा रहा है, फाइनल देखो तो बेटा ये वैल्यू क्या बच जा रहा है अब आपका, ये F2 के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/2 × 10⁻9 - 6 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, F2 इक्वल्स क्या निकल जाएगा, F2 इक्वल्स निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड कर दो 5 न्यूटन इसका आंसर आएगा बेटा। ये F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 न्यूटन आ जाएगा, ये 5 न्यूटन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार देख लो, यदि नहीं बना है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो। मैं आपको आंसर दिखा दूं इसमें, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए आप अच्छे से, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा दूं, इसका आंसर दिखा दूं 5 न्यूटन, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। एक लास्ट एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल बता करके आज की क्लास यहीं छोड़ दूंगा। एक एग्जाम्पल बेटा आप और कर लो, चलो बोलो क्या रेडी हो। एक एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 फिर से स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का स्केच बनाइए, फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, स्केच बनाइए, फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी से क्विकली करो। क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.4 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.4 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। बिल्कुल आपसे बन जाना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को स्केच कर लो। फर्स्ट स्फीयर पर चार्ज कितना है बेटा, फर्स्ट स्फीयर पर चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, ये प्लस है, और सेकेंड स्फीयर पर चार्ज है -0.4 माइक्रोकूलम। और दोनों स्फीयर के बीच डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है हमें R का वैल्यू, जबकि इसके बीच जो फोर्स होगा, ये फोर्स तो एट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, और इस फोर्स का वैल्यू दिया गया है कितना, यह है 0.4 न्यूटन। ये फोर्स का वैल्यू दिया गया है बेटा कितना, 0.4 न्यूटन। तो चलो देख करके जल्दी फटाफट बताइए Q1 कितना है।
Q1 है 0.2 माइक्रोकूलम। बोलो तो माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे चेंज करेंगे, तो ये 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। Q2 का वैल्यू कितना है 0. ये माइनस होगा 0.4 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा -0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्लियर है, ऐसे लिख लो। और यहाँ एफ नोट पता है, एफ नोट का वैल्यू कितना है, यह है 0.4 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। जल्दी से बेटा क्विकली कोई सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपके पास जो फार्मूला है वी हैव, हम जानते हैं एफ नोट क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन एफ नोट हो जाएगा। अब उसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, फटाफट आप सॉल्व कीजिए इसको। तो ये तो पता है आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 का वैल्यू कितना है, तो ये कितना है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बाय एफ नोट क्या है 0.4 है। एफ नोट क्या है 0.4। तो देखो तो बेटा क्या यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 0.4 कैंसिल, 0.4 एंड 0.4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, बच क्या जाएगा, जल्दी से कोई फटाक से आंसर बताओ क्या होगा। ये बच क्या जाएगा, तो पहले आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा क्या 9 2 जा 18, या रहने दो 9 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -4। और फिर यहाँ से देखो वहाँ यदि आर स्क्वायर को हम लिख लिए हैं कितना 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो आर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो देन आर इक्वल्स हो जाएगा 3√2 इंटू 10, सॉरी यहाँ -4 होगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आएगा मीटर में, या हम लिखेंगे R इक्वल्स 3√2 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ जा रहा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नहीं समझे हो तो इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिए, बना लीजिए जो है। हम लोग मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में, और वहां आपको सिखाऊंगा मैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और उससे पहले वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का क्या होता है। ये तो एक स्केलर फॉर्म था। यदि आप नीट का तैयारी करते हो, जेई का तैयारी करना है, या सीयूटी का एग्जाम देना है, या आप बोर्ड का प्रिपरेशन करते हो, तो ये वीडियो बहुत ही फंडामेंटल से है। धीरे धीरे आपकी लेवल जो है इंक्रीज होगी, और आपको जो है एडवांस लेवल जो नीट है, जेई है, सबको कवर करूंगा जो है। बेटा वीडियो यदि तुम अच्छे से नहीं जो है ना नोट कर पाए हो, तो फिर से वापस जो है वीडियो जो है ना आप चलाइए, और पूरा जो है ना वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाइए जो है, और खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।